कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राघवेंद्र जी इस वक्त रंजीत के सामने खड़े थे और चारों तरफ रंजीत के आदमी फैले हुए थे। राघवेंद्र जी बोले, रंजीत, तुम आखिर चाहते क्या हो? अब आर्या को ख़त्म करके तुम क्या हासिल कर लोगे? बेवजह ही दुश्मनी मत बढ़ाओ, हम बैठकर बात करते हैं ना। रंजीत बोला, मैं क्या हासिल कर लूँगा? बदला लूँगा अपनी बहन की मौत का। रीता से ज़्यादा ही अच्छी और मेरी लाडली थी मेरी बहन, लेकिन तुमने रीता को चुना। उसके बाद मुझे भी जेल तक पहुँचाया, मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और अब पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे वंश को ही खत्म कर दूंगा। आज तुम्हें और तुम्हारी लाडली को मारकर फिर सब मेरा होगा, इस रंजीत का। राघवेंद्र जी बोले, देखो, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरी लाडो को कुछ मत करो। और कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है। रंजीत उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। यही तो चाहता था वो, राघवेंद्र की गिड़गिड़ाहट सुनना, अपना बदला लेना। जा उस छोकरी को लेकर आ। जब बाप के सामने बेटी मरेगी तब और मज़ा आएगा। उसने अपने आदमी को इशारा करते हुए कहा तो वो चला गया। राघवेंद्र जी को आर्या के लिए कुछ डर लग रहा था। इधर उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला तो आर्या और भी ज़्यादा दीवार से चिपक गई। आर्या, एक जानी पहचानी आवाज़ उसे सुनाई पड़ी तो उसने उस तरफ देखा। सामने से मोबाइल में फ्लैश ऑन किए अरण्य खड़ा था। उसे देखकर 1 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि आर्या उसके सीने से सिमटी हुई रोते हुए खड़ी थी। मेरा बहादुर बच्चा, कुछ नहीं हुआ, रोना बंद करो, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी ही। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला कि तभी किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई पड़ी। आर्या ने डर कर उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में भर लिया। अरण्य उसे लेकर दरवाजे के पीछे हो गया। ये दरवाज़ा खुला कैसे है? वो आदमी दरवाज़ा खुला देखकर कुछ शौक हुआ और एक कदम अंदर बढ़ा ही था कि उसके सिर पर एक तेज वार हुआ और वो बेहोश। उमल जी, वो कुछ बोलने को हुई कि अरण्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी और नामे सिर हिलाया और उसे बाहों में उठा लिया। वो किसी तरह रास्ते से एक एक को हटाते हुए आर्या को लेकर आगे बढ़ रहा था। जब काफ़ी देर बीत गई और वो आदमी नहीं लौटा तो रंजीत ने दूसरे को भेजा, लेकिन वो भी वापस नहीं आया तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वो खुद उस तरफ बढ़ गया जिधर उसने आर्या को कैद करके रखा हुआ था। लेकिन उसकी आंखें तब फैल गई जब उसके देखा कि वो कमरा खुला हुआ है, वहाँ कोई नहीं है और उसके आदमी भी बेहोश पड़े हुए थे। राघवेंद्र ठाकुर, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ गेम खेलना चला था ना तू? वो गुस्से से चीखा और बाहर भाग कर आया जहाँ राघवेंद्र जी थे। उसने गन सीधा उनकी कनपटी पर पॉइंट कर दी और अपनी जैकेट से कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स निकालते हुए उनके सामने कर दिए। साइन कर इन पर। खुद को बहुत बड़ा गेमर समझता है कि उसे बचा लेगा, लेकिन जब तू ही नहीं रहेगा तो उसे कौन बचाएगा? और तुम्हें लगता है मैं साइन करूँगा? मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बेटी एक सुरक्षित हाथों में है अब, और अगर आज मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। उनका इतना कहना था कि उसने गोली सीधा उनके पैर में मारी, जिससे वो लंगड़ा कर गिर पड़े और वो कुछ करता उससे पहले ही एक गोली उसके कान को छूती हुई निकल गई। अरण्य, आप आर्या को लेकर जाइए, राघवेंद्र जी दर्द से बोले। उनके पैर से खून निकलने लगा था। रंजीत के पीछे ही अरण्य खड़ा था, आर्या के साथ। वो तो ये है तुम्हारी मदद करने वाला, और तुम सब देख क्या रहे हो? भून डालो इन सबको। वो अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाया, लेकिन उन्होंने कोई स्टंट नहीं लिया, जो देखकर वो हैरान हुआ। वो अब अरण्य राठौर के कहने पर ही चलेंगे, अरण्य ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। आर्या उससे अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने पापा के पास पहुंच चुकी थी। पापा, पापा उठिए ना, बहुत ब्लड निकल रहा है। उमल जी, आप पापा को हॉस्पिटल ले चलिए ना प्लीज़, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, आर्या ने लगभग रोते हुए कहा। ले चलेंगे पापा को, लेकिन उससे पहले इस मुसीबत से तो निपट लिया जाए जिसने हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा है, आपको इतनी तकलीफ दी। कहते हुए अरण्य की आंखें लाल हो चुकी थी और उसने रंजीत को एक मुक्का मारा। उसके जबड़े तक हिल चुके थे इस वार से। उसने भी लपक कर अरण्य की गर्दन पकड़ ली। उसके दूसरे हाथ में अब भी बंदूक थी। आर्या की सांस अटक गई थी, वो ज़्यादा ही डर गई थी।
वो दोनों बुरी तरह आपस में भिड़ चुके थे और इस बार रंजीत ने अरण्य को गिरा दिया था। आर्या तेज आवाज़ में चीखी। विशाल वहां आ गया। उसने रंजीत को पीछे से ही पकड़कर दूसरी तरफ पटक दिया और अरण्य को हाथ देकर उठाया। बंदूक जो रंजीत के हाथ से छूट चुकी थी, उसने अरण्य का ध्यान हटते ही दौड़कर उठा ली और आर्या को एक झटके में खींचकर बंदूक की नोक पर ले लिया। अगर एक कदम भी हिले इसकी खोपड़ी उड़ेगी, वो चिल्लाया। आर्या की आंखों में आंसू भर चुके थे। पापा, उमल जी, वो आंखें बंद करके रोते हुए बोली। आर्या को छोड़, अरण्य ने गुस्से से कहा, लेकिन रंजीत पर जैसे इस वक्त भूत सवार था। उसने अरण्य को बढ़ते देखकर बंदूक चला दी थी। गोली आर्या को छूती उससे पहले ही राघवेंद्र जी ने रंजीत का पैर पकड़कर खींचा और गन टेढ़ी होने से सीधा गोली उनके पेट में जा लगी। विशाल ने अपने बंदूक की सारी गोलियां रंजीत पर चला दी थी, लेकिन क्या फ़ायदा। देखकर आर्या के पापा की तो सांसें कम होने लगी थी। बेसुध सी आर्या वहीं गिर पड़ी। पापा 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 उठिए, पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके पास हैं ना, आप हमसे दूर नहीं जा सकते, वो रोते हुए बोले जा रही थी। उन्होंने खून से लथपथ अपना हाथ उठाकर उसका गाल सहलाया। आई एम सॉरी लाडो, अब पापा आपके पास जाकर भी नहीं रुक सकते। आप तो स्ट्रांग हो ना, खुद को संभाल लेना और अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई करके सब कुछ संभालना। अरण्य जी रहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा, वो अटकते हुए बोल रहे थे। पापा आप ऐसी बातें मत कीजिए, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं आपको, कहते हुए अरण्य उन्हें उठाने लगा, लेकिन उन्होंने ना में सिर हिलाया। आप सब जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाडो के साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खड़े रहेंगे। हो सके तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, अब अकेली है वो, कहते हुए उनका हाथ झूल गया और आंखें बंद हो गई। पापा, एक तेज दिल को रुला देने वाली चीख गूंज गई और आर्या भी बेहोश हो गई। राघवेंद्र जी को गुजरे हुए 2 दिन बीत चुके थे। हमेशा हंसती मुस्कुराती घर में भाग दौड़ करने वाली आर्या एकदम ही शांत हो चुकी थी। वो अभी अपने घर पर ही थी। आर्या बिटिया, खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने, और जमाई साहब ने कहा था आपको तैयार होने को आज। आपको उनके साथ अपने सासरे भी जाना है। एनी ने आर्या के सामने बिस्तर पर ही खाना का प्लेट रखते हुए कहा। नहीं, हमें भूख नहीं है और आप उन्हें बता दीजिएगा, हमें कहीं नहीं जाना, वो उदासी से बोली और घुटनों पर वापस से अपना सिर टिका लिया। लेकिन आपने सुबह से, हमने एक बार कह दिया ना कि हमें कुछ नहीं खाना, तो आप बार बार क्यों परेशान किए जा रही हैं, कहते हुए उसने थाली छिटक दी और खाना नीचे बिखर गया। आर्या के इस बर्ताव पर वो कुछ ना कह सकी। आर्या पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। एनी भी समझ रही थी उसकी हालत, इसलिए सब साफ करने के बाद वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद अरण्य घर आया। उसने एनी से आर्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में है। अरण्य वहाँ आया तो देखा वो उस दीवार के सामने खड़ी थी जो तस्वीरों से पूरी भरी हुई थी। आप यहाँ हैं और हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। आकृति भी आपको बहुत मिस कर रही हैं। उसने मैसेज किया था हमें कि आज भाभी सा को ले आना। अरण्य ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, लेकिन उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर उसका मन तड़प उठा। पापा की याद आ रही है, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आर्या ने उसका हाथ झटक दिया। अरण्य उसकी इस हरकत पर चौंक गया। क्या बात हो गई? अच्छा, तो हमारी आर्या हमसे नाराज़ है कि हम उन्हें अकेला करके बाहर चले गए। वो दरअसल बहुत ज़रूरी काम आ गया था हमें। आप यहाँ से चले जाइए, वो सिर झुकाए हुए बोली। और वो क्यों? वो उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए बोला। हमें यहीं रहना है, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आर्या, ये क्या बचपना है अब आपका? यहाँ कौन है जिसके भरोसे हम आपको छोड़ दें? वहाँ हवेली में हमारा पूरा परिवार है और आप यहाँ अकेले रहना चाहती हैं? फालतू की बातें मत कीजिए और जल्दी से अपनी ज़रूरत का सामान पैक कीजिए। हम थोड़ी देर में हवेली के लिए निकल रहे हैं। बाद में जब कभी आपका मन हुआ तो घूमने के लिए आ जाया कीजिएगा। ये आपका ही घर है, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन इस वक्त हम आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। वो इस बार कुछ सख्ती से बोला। आर्या उसे देखती रही और फिर दूसरी तरफ जाकर कबर्ड से कपड़े निकालने लगे। उसकी आंखों से एक पल के लिए भी आंसू गिरना बंद नहीं हुए थे। अरण्य प्यार से उसे ये बात बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। वजह ये थी कि वो जानता था आर्या तब उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी।
वो कोशिश करके देख चुका था। अरण्य अपनी सोच में गुम था कि वो लड़खड़ाकर गिरने को हुई। उससे पहले ही उसने दौड़कर उसे बाहों में थाम लिया और बिस्तर पर बिठाया। प्लीज़ मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते। वो उसके आंसुओं पर अपने होंठ रख चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्या, खुद के लिए ना सही, आप हमारे लिए खुद को ठीक रखिए। आपने उस रोज़ क्या कहा था कि आपको हमसे प्यार हो गया है? उसी प्यार के खातिर प्लीज़ पहले जैसी हो जाइए ना। आपसे ही अब ये धड़कनें चलने लगी है, आपके बिन कुछ नहीं हूँ। वो मन ही मन बोला और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो एक हाथ उसकी पीठ पर फेर रहा था। भूख लगी है? 2 दिनों से आपने ठीक से कुछ नहीं खाया, बताइए क्या खाएंगी आप? उसने आर्या के गाल पर हाथ रखते हुए उससे सवाल किया, लेकिन वो खामोश रही। आपको नूडल्स पसंद है ना? बस 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए, हम आपके लिए अपने हाथों से बना हुआ गर्मा गर्म नूडल्स लेकर आते हैं। वो मुस्कुराकर उसके गाल खींचकर बोला। आर्या ने बस पलकें झपकाई। जल्दी आना, वो उसके कदम बढ़ाते ही बोली। तो अरण्य ने उसे गोद में उठा लिया। हम अकेले क्यों मेहनत करें, आप भी चलकर हमारी हेल्प कीजिए, वो बोला। तो आर्या बस उसे देखती रही। यही काम उसने आज से 4-5 दिन पहले बोला था अरण्य से कि वो उसे गोद में उठाकर बाथरूम में उतार दे, लेकिन तब उसने उसे डांट दिया था और आज बस उसकी एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि नहीं देख पा रहा था उसे इतना खामोश। अरण्य ने उसे लाकर किचन की स्लैब पर बिठा दिया और फ्रिज से सब्जियां निकालकर धुलने लगा। वो सूनी आंखों से उसे देखे जा रही थी और फिर उतरकर अरण्य के हाथ से सब्जियों की प्लेट ले ली। क्या हुआ? आप बाहर जाइए, एनी बना देंगी। लेकिन हम तो वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि आर्या किचन से बाहर चली गई और एनी को वहाँ भेज दिया। आखिर चल क्या रहा है इनके मन में? हमें किस बात की नाराज़गी दिखाई जा रही है आर्या? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अफसोस में अपना सिर पकड़ चुका था कि उसका फ़ोन बज उठा। हाँ विशाल, बोलो। पुलिस स्टेशन में हूँ, तू आएगा थोड़ी देर के लिए, इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आर्या को हवेली छोड़कर आता हूँ, तब तक संभाल ले। ओके कहकर विशाल ने कॉल कट कर दिया। 2 मौतें हुई थी, एक राघवेंद्र जी की तो वहीं दूसरी तरफ रंजीत की भी, और इस वजह से केस ही दर्ज हुआ था। अरण्य को वो भी संभालना था क्योंकि उसके साथ साथ विशाल भी इन सब में इन्वॉल्व हुआ था और अरण्य अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता था। आर्या ने थोड़ा बहुत नूडल्स खाया, उसके बाद बेमन से तैयार हुई और फिर अपने पापा के रूम में जाकर बहुत रोई थी। हवेली आने से पहले अरण्य उसे हवेली में छोड़कर पुलिस स्टेशन चला गया था। आर्या वो हवेली आने पर जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने को हुई, उर्मिला जी ने उसे आवाज़ दी तो वो उनकी तरफ पलटी। उसके चेहरे की चमक कहीं खो चुकी थी। वो एक नज़र उन्हें देखकर उनके पैर छूने के लिए झुक गई। सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहिए, उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। आइए थोड़ी देर हमारे पास बैठिए, रूम में बाद में जाइएगा, जब सब लोग घर में हों तो उनके पास ही रहना चाहिए, वो बोली। सच तो ये था कि आर्या के ना होने पर उन्होंने उसे बहुत याद किया था और जब उन्हें आर्या के पापा के बारे में पता चला तो बहुत दुख भी हुआ था, ये सोचकर कि अब वो बच्ची बेचारी बिल्कुल ही अकेली हो गई है। थी तो वो भी एक माँ ही, भले ही ऊपर से कितनी ही सख्त दिखा ले, लेकिन एक औरत का दिल तो किसी को दर्द में देखकर भी रो देता है। और यहाँ तो उनके घर की रौनक थी, आज जो खामोश हो चुकी थी। क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों लग रहा है? अब तो ये सारा मामला भी निपट गया। पुलिस स्टेशन से लौटते वक्त विशाल ने अरण्य से कहा। कुछ नहीं यार, बस आर्या के बारे में सोच रहा हूँ। पापा की डेथ के बाद से ही उसने मुझसे बात नहीं की। थोड़ा सिली लगे तुझे शायद, पर उसकी उन्हीं मासूमियत भरी हरकतों से जैसे मेरा दिन गुजरने लगा था। दिन भर बस उमल जी करते हुए कुछ ना कुछ डिमांड रखा करती थी और अगर उन्हें पूरा ना करूं तो गुस्सा होकर मुंह फुला लेती थी। अरण्य के कहने पर विशाल मुस्कुराया। प्यार हो गया है अरण्य बाबू आपको? प्यार? तुझे बड़ा पता है इन सब के बारे में। अभी तक आवृत्ति तक से तो बोला नहीं गया कि उसे मना ले और हमें प्यार का ज्ञान दे रहा है। बस ऐसे ही घूमते रहना अकेले जीवन भर। अरण्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा तो विशाल को जैसे ठसका लगा। क्या क्या कहा तूने? कम सुनाई देने लगा है क्या? हॉस्पिटल की तरफ ले लूँ गाड़ी?
नहीं यार, वो मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? वो कुछ हड़बड़ाए हुए बोला। उसकी घबराहट चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी और अरण्य उसकी इस हालत को देखते हुए और मज़े लेने की सोच रहा था। तू मेरी बहन पर नज़र डाले और हम पता भी ना करें इस बारे में। अरण्य देख यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं उसे पसंद करने लगा था बस। बस पसंद तो ठीक है। चाचू साहब वैसे भी आबृति की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे। उनके बिजनेस पार्टनर का लड़का है। हमसे कह रहे थे कि उससे मिल लूँ और फिर आबृति से भी बात करनी है तो उनका रिश्ता ही आगे बढ़ाते हैं। तू दोस्त है या दुश्मन? साले, जब सब कुछ जानता है तो क्यों दिमाग घुमा रहा है मेरा? वैसे भी तेरी बहन कुछ कम नहीं है। उसे आगे बढ़ना ही नहीं है। प्यार, गुस्सा, नाराज़गी सब दिखाकर देख लिया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। विशाल ने उसको मुस्कुराते हुए देखा तो समझ गया कि अरण्य उसके मज़े ले रहा है और झल्लाते हुए बोला, विशाल, कुछ हादसे इंसान की ज़िंदगी को रोक देते हैं और हमारा अनय जितना जिंदा दिल शख्स जिसकी लाइफ में रहा हो, उसका उसे भूल कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अनय की यही खासियत थी कि इतना प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव होने के बाद भी उसने तुझे कुछ नहीं कहा, ना ही आबृति को, जबकि वो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले से जानता था। वो इस बार कुछ गंभीर हुआ था और उसकी बात सुनकर विशाल को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कह रहा है तू? अनय को सब पता था? पता था, लेकिन अपने दोस्त और प्यार पर उसे उतना ही भरोसा भी था। हम खुद चाहते हैं कि आबृति ने जिस घेरे में खुद को कैद कर लिया है उससे बाहर निकले। उस पागल को लगता है कि सबके सामने मुस्कुराती रहेगी तो कोई उसका दर्द नहीं जान पाएगा। अरे बहन है वो हमारी, उसका एक कतरा आंसू भी हमें बेहद तकलीफ देता है। तू हिम्मत मत हार। आबृति को अपने प्यार का एहसास दिया। जहाँ ज़रूरत हुई हम खुद उससे बात करेंगे और चाची सा, चाचू सा से भी तुम दोनों के लिए। अरण्य ने कहा तो विशाल को कुछ राहत मिली। कुछ ही देर में अरण्य घर पहुंच जाता है। उसने विशाल को उसके घर छोड़ दिया था। अरण्य, आ गए आप? बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, उर्मिला जी ने उसे देखकर कहा। माँ साहब, वो किचन की तरफ बढ़ने को हुई कि अरण्य ने उसे पुकारा। हाँ बेटा कहिए। आर्या कहाँ है? रूम में है, अब तक हमारे साथ ही थी। थोड़ी देर पहले हमने उन्हें आराम करने को भेज दिया। बहुत उदास है वो इस वक्त, आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। वो आर्या की फिक्र करती हुई बोली, और उससे ज़्यादा आपके प्यार की। अरण्य ने कहा तो वो पलकें झपकाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। अरण्य कुछ देर उनके पास ही बैठा रहा और फिर चाय खत्म करके अपने रूम में आया तो देखा आर्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिरहाने आबृति बैठी हुई थी और उसके बालों में हाथ चला रही थी। दोनों कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी। अब आप आराम से सो जाइए, भाई साहब हैं आपके पास, आबृति ने अरण्य को देखते ही मुस्कुरा कर कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। थैंक यू, अरण्य ने आबृति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो उसने नामी सिर हिलाया और जाने को हुई कि आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ चाहिए क्या आपको? आबृति ने उसकी तरफ पलट कर कहा। वहीं अरण्य भी आर्या को देखने लगा था। हम आज आपके पास सो जाएं? वो उठकर बैठते हुए बोली तो आबृति ने अरण्य की तरफ देखा। आप जाइए, अरण्य आबृति के कुछ कहने से पहले ही उसे जाने को बोल दिया। भाई साहब आप रुकिए, हमें आपके साथ ही चलना है, वो अरण्य की तरफ देखे बिना ही बोली। आबृति, अरण्य की कुछ सख्त आवाज़ सुन वो तुरंत ही वहाँ से चली गई। वहीं आर्या जो बिस्तर से उतर चुकी थी वो डरते हुए गहरी सांसें भर रही थी। अरण्य ने उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं और पलट कर कमरे में दरवाज़ा जाकर बंद किया। फिर कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। आर्या ने अपनी आंखें भींच ली और फिर जाकर काउच पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अरण्य बाहर आया। उसकी आहट महसूस करते ही आर्या ने आंखें मूंद ली, जिससे अरण्य को लगे वो सो रही है। अरण्य ने एक निगाह उस पर डाली और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को ले जाकर बालकनी में डाल दिया। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? हम जानते हैं कि पापा के जाने का बहुत दुख है आपको, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमें सज़ा क्यों मिल रही है? आप तो अपने उमल जी से हर बात शेयर करती थी ना, तो अब क्या हो गया है कि आप हमारे साथ इस रूम में भी नहीं रुकना चाहती?
नफरत करने लगी हैं क्या आप हमसे? बोलिए ना आर्या। अरण्य, जो उसकी फड़कती पलकों से ही समझ गया था कि वो जाग रही है, घुटनों के बल काउच के पास बैठते हुए आर्या का हाथ थामे हुए बोला। लेकिन वो सांस रोके वैसे ही लेटी रही। उसकी खामोशी देखकर अरण्य को एक चुभन का एहसास हो रहा था अपने सीने में। अरण्य ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसका ये एहसास पाते ही ना चाहते हुए भी उसकी आंखें खुल चुकी थी जिनमें लाली छाई हुई थी। आपको हमसे बात नहीं करनी, मत कीजिए, हमें मत बताइए कुछ भी, लेकिन हमारी नज़रों के सामने से भी दूर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अरण्य ने उसके गाल सहलाते हुए कहा। तो आर्या की सांसें तेज हो रही थी और शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। अरण्य, जो उसके ऊपर ही झुका हुआ था, वो उससे दूर हट गया। बिस्तर पर जाइए, यहाँ आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। उसके एक बार कहते ही वो उठकर बेड पर चली गई और दूसरी तरफ को करवट लेकर लेट गई। उसकी पीठ अरण्य की तरफ थी। अरण्य कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हार कर काउच पर लेट गया। अरण्य, भाई साहब को ढूंढ रही हैं क्या आप? वो सुबह ही कहीं चले गए। उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको बता दें। आर्या ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई थी। उसे अरण्य आज सुबह से नहीं दिखा था, तो उसकी नज़रें उसे ही तलाश रही थी, जो देखकर आवृत्ति ने उसे बिन पूछे ही उसे जवाब दे दिया। नहीं, हमने उनके बारे में नहीं पूछा। वो तुरंत ही बोल पड़ी। आवृत्ति उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और आकर उसके पास ही बैठ गई। कुछ बातें बिन कहे भी समझी जा सकती है। जब हमारी शादी हुई थी तो अनय जी एक पल को भी हमसे दूर होते तो हमारी नज़रें ऐसे ही उन्हें खोजने लगती थी। वो कहीं खोई हुई सी बोली। आपको याद नहीं आती उनकी? हम तो अपने पापा के बिन नहीं रह पा रहे। पहले मम्मा और अब पापा, कोई नहीं है हमारे पास। भाभी सा, याद तो उन्हें किया जाता है ना जिन्हें हम भूल चुके हों। हमारे अनय तो हमारे जहन में बसे हैं, जिन्हें इस जन्म में तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। रही बात आपके अकेला होने की, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप अकेली हैं। हम मानते हैं कि आपके माँ बाबा साहब नहीं हैं, लेकिन ये भी तो आपका ही परिवार है ना। बड़ी माँ, बड़े पापा, माँ सा, बाबा सा, हम, और सबसे ज़्यादा कोई आपके साथ है तो हमारे अरण्य भाई सा, आपकी उमल जी हैं। वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। जब आप उस दिन गायब हो गई थी तो कितना परेशान हो चुके थे वो, ये हम सब ने देखा है। वो तो तब की बात थी ना, उन्होंने हमारे पापा को नहीं बचाया। हम कैसे उन्हें अपना कह दें? पापा को बस एक गोली पैर में लगी थी तब। वो चाहते तो हम पापा को लेकर हॉस्पिटल जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पापा की ज़िंदगी बचाने के बजाय मामा साहब से बदला लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और कभी उन्हें अपना नहीं मानेंगे। आप जानती हैं, वो विशाल जी से कह रहे थे कि हमारा ब्याह एक समझौता था। पापा ने हमें बचाने के लिए ही उनसे हमारी शादी की थी। तो आप ही बताइए, कुछ बचा है अब? हम तो उनसे प्यार भी, हम नहीं रह सकते इनके बगैर, लेकिन अब हमें इनका साथ चाहिए भी नहीं। सब ने हमसे इतना कुछ छुपाया। कहते हुए वो आवृत्ति के गले से लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। आवृत्ति तो उसकी बात सुनकर ब्लैंक सी हो गई थी। इतना कुछ चल रहा था पिछले 3-4 दिनों से उसके मन में, तभी वो खामोश थी, लेकिन उसकी बातें किसी का दिल चीर रही थी। और वो था अरण्य, जो दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। वो अभी कुछ देर पहले ही तो आया था, लेकिन आर्या की बात सुनने के लिए खड़ा हो गया था। लाडो, हारू, किसी की स्नेह भरी आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वो आवृत्ति से अलग होकर उस तरफ देखने लगी। रोने की वजह से उसकी नाक और आंखें लाल हो गई थी। उसने देखा अरण्य के बगल में अपने दोनों हाथ खोले कोई खड़ा था, और ये था अविरल। 20 साल का रहा होगा वो, हैंडसम पर्सनालिटी के साथ। अभी भाई सा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाई सा, ये हमारे अभी भाई सा है ना? वो अटकते हुए बोले जा रही थी। अविरल तेज कदमों से उसके पास आ गया। तेरे अभी भाई सा, वो उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए उसके सिर को चूम कर बोला। आर्या उसके सीने से लिपट चुकी थी। कहाँ चले गए थे आप? मम्मा के बाद एक भी बार आप नहीं रुके हमारे पास। आपको पता है पापा,
पापा भी अब मम्मा के पास चले गए, हमें अकेला छोड़कर। हमारे साथ कोई रहना ही नहीं चाहता, क्या इतने बुरे हैं हम? वो सिसकते हुए उसके सीने से लिपटी बोले जा रही थी। अविरल की आंखें भी बह आई थी। वो उसके सिर पर हाथ फेरे जा रहा था। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते, तू तो हम सब की जान है ना। और तेरे अभी भाई भला तुझे कभी भूल सकते हैं? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा, कभी तू अकेली नहीं होगी, उसने कहा तो आर्या और मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ चुकी थी। भाई साहब, पापा कहते हुए उसके आंसू तेज हो गए। कोई हमेशा के लिए साथ नहीं होता लाडो, शायद पापा का साथ भी इतना ही था, पर वो ना होकर भी हमारे साथ हैं हर पल। और अब रोना बंद कर, इतना रोएगी तो तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और इतने दिन बाद तू मिली है अपने भाई साथ से, ऐसे रोकर रहेगी? वो उसे खुद से अलग करता हुआ बोला। आप बैठिए, हमें कुछ काम है तो ऑफिस जाना होगा, अपनी बहन के साथ वक्त गुजारिए, अरण्य अविरल से बोला। तब तक उर्मिला जी भी आ चुकी थी। वैसे भी आर्या की बातें सुनकर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ रुक सके, तो चला गया। मासा है ये हमारी, और मासा ये हमारे अविरल भाई सा। आर्या ने अविरल और उर्मिला जी का आपस में परिचय कराया तो अविरल ने उनके पैर छुए और आवृत्ति ने भी नमस्ते किया। आप बैठिए आर्या के साथ, तब तक हम आपके लिए चाय पानी का प्रबंध करते हैं, कहकर मुस्कुराते हुए उर्मिला जी वहाँ से चली गए। भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं और आप उनके साथ कैसे आए? आर्या ने अविरल से सवाल किया। जीजू साहब ने ही कॉल करके पापा की डेथ के बारे में बताया था और फिर उनसे बात होती रही। वो आज सुबह ही एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे तो उनके साथ ही आया। अब हम अपने घर चलेंगे ना? हमें नहीं रहना यहाँ, आपके साथ ही रहूँगी अब हमारे घर में। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ? मुझे तो सब बहुत अच्छे लगे, इतना बड़ा परिवार है, सब साथ रहते हैं। कुछ दिन तो यहीं रुकूंगा, उसके बाद सोचेंगे घर जाने का, वो हंसता हुआ बोला। हालांकि वो आर्या और आवृत्ति के बीच की बात को सुन चुका था, पर इतना भी समझ गया था कि अरण्य बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। आवृत्ति अरण्य और आर्या के बारे में सोच रही थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने विशाल को कॉल लगा दिया। विशाल उसकी कॉल देखकर काफ़ी शौक हुआ था। ये शायद दूसरी बार था जब आवृत्ति उसे कॉल कर रही थी। पहली बार जब उसकी फीलिंग्स जानी थी तब उसने कॉल किया था, दूसरी बार आज। वो फ़ोन को घुरे ही जा रहा था कि कॉल आकर एक बार कट भी गई, और दूसरी बार जैसे ही फ़ोन रिंग हुआ उसने तुरंत ही रिसीव कर लिया। हेलो, कहिए, कैसे कॉल किया? वो हमें आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बताइए क्या बात है, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आवृत्ति ने उसे आर्या की कही बात बता दी। तो इसमें मुझे क्या करना है? आप अरड़े भाई साहब को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, उन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हमें पता है उन्हें बहुत हर्ट हुआ होगा और वो ये बात जल्दी से किसी से बोलेंगे भी नहीं, और कैसे भी करके हमें भाभी साहब के मन से भी ये बात निकालनी होगी, क्योंकि वो भी भाई साहब को बहुत चाहने लगी हैं। उनकी आदत हो गई है उन्हें। आपको सबका प्यार, सबका दर्द दिखता है ना, बस मेरा प्यार और मेरा दर्द छोड़कर। हम रखते हैं, बहुत काम है हमें, कहकर उसने जल्दी ही कॉल कट कर दिया। वहीं विशाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अरण्य शाम को देर से घर आया। सब खाना खा चुके थे। उसने पहले ही कह दिया था कि वो बाहर से खाकर आएगा, जबकि सच तो ये था कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आर्या जो इतने दिनों बाद कुछ मुस्कुराई थी अविरल के आने से, दिन भर वो अविरल के साथ ही रही और इस टाइम थक कर सो चुकी थी। अरण्य ने उसे सोते हुए देखा तो रूम में ही चेंज करने लगा। कुछ देर तक वो आर्या को देखता रहा, फिर बेड के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। वो खामोश था, पहले भी कम ही बोला करता था, लेकिन आर्या के आने के बाद से वो उसके लिए बदलने लगा था। इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन कभी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया था। पता नहीं कब और कैसे ये 16 साल की लड़की एक महीने में ही उसके दिल पर कब्जा जमा बैठी थी। आर्या ने नींद में ही उसका हथेली पकड़कर अपने गालों के नीचे लगा ली। उमल जी, हमारे पास रहिए ना, वो गुनगुनाते हुए बेचैन सी बोली। हम तो आपके पास ही हैं आर्या, बस आप ही अपने उमल जी को इस हद तक गलत समझने लगी हैं।
कि हम सफाई भी नहीं देना चाहते। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। कुछ देर बाद वो बालकनी में आया तो देखा बगल वाले रूम की लाइट्स अभी भी ऑन थी, जिसमें अविरल ठहरा हुआ था। अरण्य अपने रूम से निकलकर वहां आया। उस रूम का डोर खुला हुआ था और अविरल बेड पर बैठा था। क्या हुआ अविरल, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ चाहिए था क्या? अरण्य ने उसके पास आते हुए पूछा। नहीं जीजू साहब, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, कहते हुए वो खड़ा हो गया। बैठिए। अरण्य के कहने पर वो बैठ गया तो अरण्य भी उसके बगल में ही बैठ गया। पापा की याद आ रही है, वो उसकी नम आंखें देख कर बोला तो अविरल कुछ कह नहीं पाया। अरण्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कितना वक्त हो गया था जब ठीक से उनके पास भी नहीं रहा था मैं, और अब ये सब हो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी, वरना मैं कभी वहाँ नहीं जाता। एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया मैं, अविरल भरे गले से बोला। अविरल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पापा की ज़िंदगी इतनी ही थी और हमारे साथ कब क्या होना होता है ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। तो संभालिए खुद को, अब सब कुछ आपको ही देखना है और अपनी बहन को संभालना भी है। आज आपके आने से ही तो खुश हुई, वरना और भी ज़्यादा उदास थे। आपकी वजह से आर्या आज सेफ है। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम ही होगा इस बात के लिए। थैंक यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर आर्या, अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पत्नी है वो, तो उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। अरण्य ने अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। पापा ने शायद यही सोचकर आपका और औलादों का रिश्ता कराया था, पर अब तो सब खत्म हो चुका है ना। आर्या को हमारे साथ घर भेज दीजिए और आप भी आज़ाद हो जाइए इस बंधन से, इस रिश्ते से। आपका दिमाग काम कर रहा है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? बाकायदा हर रस्म को करते हुए हमने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं। हमारी ज़िंदगी है वो, और आप कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाए उनसे। विवाह किया है हमने उनसे, कोई खेल नहीं कि जब चाहा तब एक हुए, जब चाहा तब अलग हो जाएं। अरण्य की बातों में नाराज़गी के साथ ही गुस्सा भी साफ झलक रहा था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, दिख रहा है मुझे कि आप भी कहीं ना कहीं आर्या को चाहने लगे हैं, लेकिन आप खुद भी एक बार मेरे नज़रिए से सोच कर देखिए। आप दोनों में बहुत अंतर है और सबसे बड़ा फासला तो उम्र है। आपसे 13 साल छोटी हैं लाडो। इस वक्त आप दोनों को सब ठीक लगा, लेकिन क्या सच में ये ठीक है? उसे अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कराना ही कितना अजीब लगता होगा आपको। और जिन्होंने देखा या सुना होगा आपके बारे में, क्या उन्हें हंसी नहीं आई होगी इस पर? आपकी ही नीड अभी पूरी करने लायक नहीं है वो। अरे उसे तो अब रिश्तों की ही कुछ खास समझ नहीं है, और आज से 10 साल बाद जब वो मैच्योर होंगी और आप थोड़ा ज़्यादा उम्र के, तो क्या उसे ठीक लगेगा ये? अभी आर्या के मन में आपके लिए बस अट्रैक्शन है, लेकिन अगर वो आपके साथ इस घर में रही तो इसी में जीती रहेगी और फिर बाद में दोनों को तकलीफ होगी। आर्या में अभी इतनी समझ नहीं है कि वो एक सही जीवन साथी चुन सके। मैं कैसे समझाऊं आपको एक एक बात? आप तो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, खुद ही सोच लीजिए जो करना है। कहकर वो चुप हो गया। यहाँ सब कुछ देखकर, उनके रिश्ते की असलियत जानकर अविरल परेशान हुआ था और वो अपनी जगह ठीक भी था। आखिर एक भाई सोच रहा था ये सारा कुछ अपनी बहन के लिए। वहीं अरण्य को ऐसा लगा था कि किसी ने उसके सामने एक आईना रख दिया हो। वो सब देखकर भी कैसे अनदेखा करता आ रहा था अब तक। क्या उसे नहीं दिख रहा था? ये सब दिख रहा था, पर दिल को कौन संभाल सका है? ये तो उसी तरफ भागता है। जीजू साहब, मुझे पता है कि आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगी होंगी, पर प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। अविरल उसे चुप देखकर बोला। अरण्य बिना कुछ बोले उसके रूम से अपने रूम में आया। जो जाने क्यों आंखों में नमी आज छाने लगी थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें बंद की और काउच पर जाने की बजाय बिस्तर पर ही आकर लेट गया। उसने धीमे से उसके सिर पर हाथ रखा कि वो उसके करीब खिसक आई और उसकी कमर पर हाथ लपेट लिए। वो बस चुप था, पर क्या चल रहा था मन में ये बात उसकी सुर्ख होती आंखें ही जानती थी। जिस बेचैनी से उसने आर्या को अपने सीने में समेटा कि उसकी नींद ही टूट गई।
उसने उनिंदी आंखों से उसे देखा जो उसके बेहद करीब था। वो उससे अलग होने को हुई, लेकिन अरण्य की पकड़ मजबूत थी। हमें छोड़िए, हमसे अलग होकर रह लेंगी आप? अरण्य के सवाल पर वो अपलक उसे निहारती रही। बोलिए कुछ, वो उसके गाल से हाथ लगाकर बोला। आर्या की आंखें भर आई थी उसे इतने करीब महसूस करके, जो देखकर अरण्य ने उस पर अपनी पकड़ ढीली की। आर्या उस पर से अपने हाथ हटा चुकी थी। अरण्य ने उसके चेहरे से हाथ हटाया और उठ बैठा। बिस्तर से उतरने को हुआ कि आर्या ने उसकी बाह पर हाथ रख दिया। हमें भाई साहब के साथ रहना है, वो बहुत टाइम बाद आए हैं और पापा तो अब है ही नहीं, बस भाई साहब बच्चे हैं। अगर वो वापस चले गए तो हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई भी नहीं बचेगा ना? वो सिसकते हुए बोली। हम आपके नहीं हैं? उस दिन तो आपने कहा था कि हम आपसे कभी भी अलग ना हो। अरण्य ने पलटकर सवाल कर लिया। तब हमारे पापा थे और विशाल जी से आपने ही बोला था कि हमारा ब्याह बस इसलिए हुआ था ताकि हम सुरक्षित रहें, और इसी में हमने अपने पापा को खो दिया। मामा साहब हैं ही नहीं तो सब खत्म ही तो हो चुका है। हमने विशाल से ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस वो पूछ रहा था कि शादी अचानक से क्यों हुई, तो बस उसी बारे में बात हो रही थी हमारी, और आप आधी अधूरी बात सुनकर कोई भी राय बना ले रही हैं। अगर इतना ही होता तो आप आज तक हमारे रूम में नहीं होती। अगर बस आपकी सुरक्षा ही करनी होती तो वो हम वैसे भी कर ही सकते थे। रही बात पापा को बचाने की, तो आपको लगता है उसमें भी हमारी ही गलती है? अरे वो जिंदा ना छोड़ता किसी को भी, जो इंसान हमारे इतना पहरा देने पर भी आपको स्कूल से गायब करा सकता है, उसे दोबारा के खतरे के लिए कैसे छोड़ देते हम? वो उसकी आंखों में देखता हुआ सारे जवाब दे रहा था। कोई बात नहीं, आपको जाना है, आप बेहिचक जाइए। अरण्य राठौर इतने भी कमज़ोर नहीं है कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करें। आप ऐसा मत बोलिए उमल जी, हमें बुरा लगता है जब आप सबके जैसे हमसे बात करते हैं। वो अपनी आंखें साफ करते हुए घुटनों के बल आकर उसकी गर्दन से लिपट चुकी थी। अरण्य की आंखों में पानी भर आया था जो उसके गाल तक आ चुका था। आपके भाई साहब भी चाहते हैं आपको ले जाना, आप रुकना नहीं चाहती। कुछ रिश्तों का बस बन जाना ही काफ़ी होता है, बाकी जब आप उस लायक हो जाएंगी तो फैसला आप खुद कर सकती हैं। आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं, उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा। आर्या ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए थे। आई एम सॉरी, पर अभी भाई साहब के साथ जाएंगे हम, उसके बाद आएंगे आपसे मिलने, आप भी आना। भाई साहब ने आज हमसे कहा कि अब बस हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। वो अरण्य की पूरी बात सुनकर अब अपनी नाराज़गी लगभग ख़त्म कर चुकी थी, पर उसे नहीं पता था यहाँ फैसला कुछ और भी हो रहा था। अरण्य, जिसके मन में अभी भी अविरल की कही हुई बातें चल रही थी, उसका दिमाग कुछ फैसला ले चुका था। अगली सुबह आर्या तैयार हो रही थी अविरल के साथ घर जाने के लिए। अरण्य अपने बाबा साहब के सामने बैठा हुआ था। अरण्य, उन्हें जाने देना ही ठीक है। वो इस वक्त अपने भाई के साथ रहेंगी तो जल्दी अपने दुख से बाहर निकल पाएंगी। कितना आसान होता है ना आप सबके लिए रिश्ता जोड़ना और उसे ख़त्म कर देना। क्या कोई जज्बात मायने नहीं रखता? अरण्य बोला। आप खुद खुश नहीं थे इस शादी से, ये बात क्यों भूल रहे हैं आप? उसके बाबा साहब बोले। तब में और अब में कोई फ़र्क नहीं आया, अरण्य बोला। छोरे, थारा दिमाग काम ना कर रहा ये वक्त। जब सब आपको ही करना है तो मेरे सोचने का या कुछ बोलने का हक ही नहीं बनता है। कहता हुआ वो गुस्से से उठकर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। आर्या की नाराज़गी कुछ कम ज़रूर हुई थी, पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी वो सब कुछ अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। उमल जी, आपने हमारा सारा सामान क्यों पैक किया? अब तो कबर्ड में कुछ भी नहीं है। आर्या ने उसको देखते ही सवाल किया। क्योंकि आप हमेशा के लिए जा रही हैं, उसने खुद को शांत रखते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उसके सीने से लिपट गई। आप गुस्सा हैं? हमें पता है कि हमने इन दिनों आपसे ठीक से बात भी नहीं की, इस वजह से हमारे उमल जी कुछ नाराज़ हैं हमसे, पर वो सब कुछ छोड़िए उन सब को, हम आ जाएंगे भाई साहब के साथ बहुत सारा वक्त बिताकर। आप कॉल करिएगा हमें, ओके?
वैसे तो आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। जब बिंदड़ियाँ नाराज़ होती हैं तब उनके बिंद उन्हें मनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। आप बहुत अनरोमांटिक इंसान हैं। वो इस तरह मासूमियत से शिकायत करते हुए बोली थी कि अरण्य सब कुछ भूल कर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा था। उसे अनरोमांटिक तो वो ऐसे बोल रही थी जैसे खुद को बड़ा ज्ञान है इस बारे में, उसने PhD की हो रोमांटिक होने में। अच्छा, और रोमांटिक क्या होता है? इस बार अरण्य ने रोमांटिक शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर देते हुए कहा था। हाँ देखा, आपको तो ये भी नहीं पता, फिर क्या ही आएगा। बस इतने बड़े हो गए हैं आप, ये भी नहीं पता होता कि अपनी वाइफ को किस भी किया जाता है और उसके साथ डेट पर जाते हैं, शॉपिंग ले जाते हैं। हाँ शॉपिंग, आप कभी हमें शॉपिंग लेकर नहीं गए आज तक। और बाहर जाना साथ में, हाँ बस एक बारी आइसक्रीम खाने गए थे। वो सब याद करती हुई खुद में जवाब भी दिए जा रही थी। इस वक्त दुनिया जहाँ की इकलौती बीवी तो नहीं होगी जो अपनी पत्नी को इन कामों की शिकायत कर रही हो, लेकिन वो जिस तरह से बोलती थी, पलकों को फड़काती थी, उसकी मासूमियत उसके चेहरे से ही दिख जाती थी। और बातें भी उसी तरह तो करती थी वो कि अरण्य उस पर अपना दिल हार जाता। आपको शॉपिंग जाना है हमारे साथ, और क्या क्या करना है सब बता दीजिए हमें, हम आपकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। अरण्य ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। पर वो अभी भाई साहब, हमें देरी हो जाएगी। नहीं होगी, आपके अविरल भाई साहब को हमने भेज दिया है, हम खुद शाम तक आपको उनके पास छोड़ देंगे। लेकिन तब तक आप बस हमारे साथ रहिए, 1 सेकंड की भी डिस्टरबेंस हमें नहीं चाहिए किसी की। वो उसके चेहरे पर आए बालों को संवारता हुआ बोला तो उसने गर्दन हिला दी। चलिए पहले शॉपिंग ही चलते हैं, आपको जो लेना हो ले लीजिएगा, हमारे पास सब है। वो तो बस आपसे लड़ने के लिए बोल रहे थे, उसने मुंह बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, फिर भी चलते हैं। तब तक आप हमें रोमांटिक क्या होता है ये भी बता दीजिएगा, उसने एक आंख दबाते हुए कहा, जिस पर आर्या ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। चलिए अब, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए बोला और आर्या उसके साथ चल दी। आप सब जानते हैं उमल जी, बस हमें बुद्धू बना रहे हैं। तभी तो आपने हमें आई विंग करी थी। वैसे भी निशा ने कहा था कि आपको सब पता होगा, आप बड़े हैं ना। अरण्य ने मॉल के सामने गाड़ी रोकी। उसकी भोली आर्या, जिसका दिमाग बस एक ही बात पर अटका था, वो बोल पड़ी। अरण्य ने नज़रें तिरछी करके उसकी तरफ देखा और ना में सिर हिलाया, फिर अपना सीट बेल्ट निकाल कर उसकी सीट पर झुका, बिल्कुल उसके ऊपर। अरण्य की गर्म सांसें आर्या को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अरण्य का चेहरा बिल्कुल उसके सीने के पास था। अरण्य इन सब बातों को ना सोचकर बस अपना काम कर रहा था, लेकिन आर्या का क्या, जिसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। सांसें भारी हो रही थी, उसने जो मुश्किल से रोक रखी थी। अरण्य ने सीट बेल्ट खोला और उससे दूर होने को हुआ ही था कि उसके सिर पर आर्या ने हाथ लगाया, जिस वजह से उसका चेहरा और आर्या के करीब हो गया और उसके होठ उसकी गर्दन के एकदम नीचे सीने के बस जरा सा ऊपरी खुले हुए हिस्से को छू गए थे। उसने कसकर आंखें मींच ली थी। वहीं अरण्य को जैसे ही समझ आया, वो उससे दूर हुआ। आई एम सॉरी, बस वो गलती से हो गया। वो आर्या की बंद पलकों और भारी हो चली तेज चलती सांसों को देखकर उसका हाथ थामते हुए बोला और जल्दी से गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाई। आर्या पानी पीजिए, वो एक हाथ से उसका सिर सहलाते हुए उसके मुंह से बोतल लगाकर बोला। तो आर्या ने थोड़ा बहुत पानी पिया। ये जो अभी तक आप रोमांस कर रही थी, क्या हुआ उसका? इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी होती है मैडम को, जरा से टच से हालत बिगड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसकी नाक पर टेप करते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दे। आप हो ही ऐसे कि जब ऐसे टच करते हो तो बहुत अलग सा लगता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और ये देखिए, कहते हुए उसने अरण्य का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, जो बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। उसकी धड़कनों में कितना शोर था, उसके पास होने से यही हाल तो अरण्य का भी हो जाया करता था, बस वो खुलकर उसकी तरह बता नहीं पाता था। अब चले भी, अरण्य ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर उतर गई। अरण्य ने गाड़ी पार्क की, उसके बाद मॉल के अंदर आए दोनों।
तो बताइए क्या लेना है आपको, अरण्य ने उससे सवाल किया। पहले तो नाइट वियर, उसके बाद टी शर्ट, और हाँ वो मिनी स्कर्ट भी लेनी है। आप दिलाएंगे ना, अभी हमारे पास बस एक ही है। वो बोला और उसे लेडीज सेक्शन की तरफ ले आया और सेल गर्ल से उसकी पसंद के कपड़े दिलाने को कहा। आर्या ने अपनी पसंद से 5-6 ड्रेस ली। वो चॉकलेट वाला गाउन दिखाइए। अरण्य की नज़र एक तरफ रखे बहुत ही स्पार्की गाउन पर गई तो उसने उसे मंगाया। ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, पर उमल जी इसका क्या होगा? अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है। 2 महीने बाद आपका बर्थडे है, उसका गिफ्ट समझ लीजिए। तो इतना लंबा आप दोबारा नहीं लाएंगे हमें? वो मुंह बनाकर बोली। क्या कहता वो तो शायद हमेशा के लिए उससे दूर हो रहा था। सवाल बहुत करती हैं आप, चुप से रखिए। अरण्य के कहने पर वो कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर वो गाउन ले लिया। आर्या की नज़र इधर उधर घूम रही थी, शायद उसे कुछ और भी लेना था। अरण्य ने उसका हाथ थामा और दूसरी साइड ले आया। स्पोर्ट्स ब्रा और हुक ब्रा दिखाइए जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अरण्य के कहने पर आर्या को जैसे झटका लगा, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अरण्य से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो हम बाद में, मतलब अभी इन्हीं ले आती हैं वो सब, वो झिझकते हुए बोली। आर्या आपको इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सब पता होता है। आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था ना, तो बस लेने दीजिए, उसने धीरे से कहा। आर्या की नज़रें उस पर ही थम चुकी थी। कितना सोचता था वो उसके बारे में, वो तो शर्म से मारे उससे बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन अरण्य ने बिना कुछ कहे ही सब समझ लिया था। ये नहीं, वाइट नहीं, कलर्स में। वो झट से बोल पड़ी। जैसे ही सेल्स गर्ल ने उसे दिखाना शुरू किया, वो लड़की अजीब नज़रों से आर्या को देख रही थी। ये आपकी कौन है? उसने अरण्य से सवाल किया, क्योंकि आर्या और अरण्य को साथ देखकर उसे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी। हस्बैंड वाइफ तो लग नहीं रहे थे और ना ही बाप बेटी और भाई बहन जैसी उनकी बातें नहीं थी। उमल जी हैं मेरे, और अब आप इन्हें देखना छोड़कर अपना काम कीजिए, वरना नहीं लेना हमें यहाँ से कुछ। अरण्य के कुछ कहने से पहले ही वो मुंह फुलाते हुए झट से बोल पड़ी। एक जलन का एहसास उसे हो रहा था। उसे नहीं पसंद था और कोई उसके उमल जी को यूं देखे। बस उम्र के फासले दिखते थे सबको, लेकिन कोई ये क्यों नहीं देख रहा था? जिंदगी बनती जा रही थी वो उसकी, जिसके साथ होने पर वो अपनी हर परेशानी, हर दर्द भुला दिया करता था। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सभी को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।